नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम्पेरियन कैश्यूज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, क्या कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, स्टॉक वैल्यूएशन क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ डिटेल्स देख लेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनका जो मेन बिजनेस है वो है काजू का प्रोसेसिंग करना। और इनकी एक ब्रांड है कृषिवाल करके, उस ब्रांड के अंदर ये लोग जो है काजू सेल करते हैं। तो अगर मैं इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो ये 4 इनके प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि सॉल्टेड है, चिल्ली है, पेपर है और असॉर्टेड है। तो ये 4 फ्लेवर्स में ये जो है जो काजू सेल करते हैं। और इनका जो सेलिंग है वो बेसिकली यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे रहता है, इंडिया मार्ट पे रहता है और मीशो जो ऐप है उस पे भी इनका सेलिंग रहता है। और इनका जो मेनली है वो डोमेस्टिक मार्केट जो इंडिया में ये लोग सप्लाई करते हैं और इनके 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया। तो ये 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और इनका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में। अगर मैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो पहला तो है इनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। सेकंड, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां से ये लोग आराम से जो अपना जो भी माल सामान है वो सप्लाई कर सकते हैं जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके थ्रू। और थर्ड जो है इनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है और जो भी कस्टमर जो इनके है तो वो अगेन एंड अगेन इनका प्रोडक्ट जो है वो यूज करते हैं। फोर्थ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़िया है और वहाँ से इनको टाइमली डिलीवरी ये लोग सप्लाई कर देते हैं। और फिफ्थ जो है इनकी जो प्रोफेशनल जो टीम है, जो कि सीनियर मैनेजमेंट टीम है, वो काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी सालों का अनुभव है ये सेक्टर के अंदर। और कंपनी के अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं दोस्तों तो पहले जो प्रमोटर रहेंगे वो अर्पणा बंगार, सेकंड जो है नाना प्रकाश मास्के और थर्ड जो है अनंत कुलकर्णी। तो ये जो 3 है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। दोस्तों अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो लैक्स में दिए है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो टोटल एसेट जो 2019 में थे वो थे अराउंड 32 करोड़। फिर अगेन 2020 में भी 32 करोड़ के आसपास है और 2021 में अराउंड 36 करोड़ के आसपास है। और अक्टूबर एंड अगर की बात करूं 2021 की तो 36 करोड़। तो यहाँ पे टोटल एसेट जो है मुझे इतना ग्रोथ टोटल एसेट्स में नहीं दिख रहा है। वहीं अगर मैं इनके कर्जे की बात करूं दोस्तों तो इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो है अराउंड 8 करोड़ के आसपास और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है वो 3 करोड़। तो अगर मैं टोटल करूंगा ये 835 प्लस 317, तो दोस्तों इनकी अराउंड 11 करोड़ के आसपास की जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और उसके अगेंस्ट जो है इनका शेयर होल्डर फंड वो है 21 करोड़ के आसपास। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2110। तो दोस्तों इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो 0.54 है, मतलब लेस देन 1 है। मतलब ये ठीक है, एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए कि इनका जो कर्जा है वो ज्यादा नहीं है। और दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, इनके टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट की, तो मार्च 2019 में टोटल इनकम जो था इनका वो 50 करोड़ के आसपास का था, 2020 में 44 करोड़, 2021 में 28 करोड़। तो आप देख रहे हो तो दोस्तों की 19 से लेकर 21 से इनका रेवेन्यू जो है वो काफी डिक्रीज हुआ। लेकिन फिर अप्रैल से लेकर अक्टूबर का जो इनका रेवेन्यू है वो 27 करोड़ के आसपास का है। तो लास्ट 3 इयर्स में लगातार डिक्रीज हुआ, लेकिन अभी अक्टूबर आते आते इनका जो रेवेन्यू है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू है वो सिर्फ अप्रैल टू अक्टूबर का है, ना कि पूरे साल का है। और दोस्तों अगर मैं टोटल नेट लॉस और प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 2019 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 64 लैक्स का, 2020 में 95 लैक्स का और 2021 में 66 लैक्स का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट जो है इनका कांस्टेंट रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अक्टूबर 2021 की बात करूं तो इनका नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़ 66 लाख हो गया। तो यहाँ पे लास्ट अप्रैल से लेकर अक्टूबर इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2021 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 3.44% और अक्टूबर एंड में इनका 7.90% था। तो दोस्तों मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी इनका कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं दोस्तों अगर मैं इनके पीई रेशो की बात करूं
तो दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बेसिक जो ईपीएस निकल के आ रहा है इनका, तो ईपीएस के हिसाब से जो पीई रेशो निकल के आ रहा है एज ऑन मार्च 2021 का अगर मैं रिजल्ट कंसीडर करूं तो 80 का पीई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वो निकल के आ रहा है। और वहीं अक्टूबर के रिजल्ट के हिसाब से इनका जो है पीई रेशो वो 32 का निकल के आ रहा है। अभी 32 का इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि दोस्तों इनके जो नेट प्रॉफिट हमने देखा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप हमें देखने को मिल रहा था। फिर भी 32 का पीई मेरे ख्याल से ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ने इतना ग्रोथ मुझे दिखाया नहीं। अगर ग्रोथ दिखाती तो शायद 32 का पीई मुझे लो नजर आता, लेकिन अभी कंपनी का जो ग्रोथ है उस हिसाब से 32 का पीई मुझे हाई दिख रहा है। सेकंडली इनके जो इंडस्ट्री में है कोई भी लिस्टेड ग्रुप, कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ कि ये 32 का पीई जो है वो कितना फेयर है या कितना अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे लिस्टेड पे प्लेयर्स नहीं है जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो पाए, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ है तो मुझे 32 का जो पी है वो ज़्यादा ही दिख रहा है। वो भी दोस्तों अक्टूबर एंड तक इनका जो प्रॉफिट है उस हिसाब से 32 का पी है, लेकिन अगर आप मार्च का रिजल्ट देखोगे तो उनका 80 का पी निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड मुझे देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब मैं इस कंपनी के बारे में सर्च कर रहा था और मैं जब इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था तो मुझे इनकी 2 और ग्रुप कंपनीज दिखी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अवर ग्रुप कंपनीज यहाँ पे मेंशन है। तो पहली जो ग्रुप कंपनी है वो SSBA इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लॉस में चल रही है। तो मार्च 2021 में इनका जो लॉस है वो 3.5 करोड़ के आसपास का है। वहीं दूसरी जो कंपनी है एम्पेरियन स्पेशलिटी शुगर एंड बायोमास लिमिटेड, वो भी लॉस में चल रही है दोस्तों, और ये लगातार लॉस हो रहा है 20 और 21 में, और 95 लाख का लॉस है 2021 के अंदर। तो ये दोनों जो ग्रुप कंपनीज है वो लॉस में चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि इनकी 2 ग्रुप कंपनीज जो है वो लॉस में चल रही है। और इसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं इनकी जो कंपनी है कैश्यू वाली, उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और थर्ड जो है टू मीट द इशू एक्सपेंसेस। जो भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये जो है ये आईपीओ ला रहे हैं। और आईपीओ की ओपनिंग डेट जो रहेगी वो 21 मार्च 2022, क्लोजिंग डेट 23 मार्च 2022। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इशू रहेगा, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो 37 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट जो रहेगा मिनिमम 3000 शेयर्स का रहेगा। और ये लिस्टिंग जो रहेगी वो NSE SME पे रहेगी क्योंकि ये एक SME आईपीओ है। इश्यू साइज जो रहेगा दोस्तों वो 19 करोड़ के आसपास का रहेगा और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होंगे, वहीं HNI कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होंगे। अलॉटमेंट डेट जो आईपीओ का रहेगा वो 28 मार्च 2022 का रहेगा। और इनकेस अगर आपको अलॉट नहीं हो रहे शेयर्स तो दोस्तों तो आपको रिफंड आ जाएगा 30 मार्च 2022। वहीं आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 30 मार्च 2022 को। और लिस्टिंग डेट जो रहेगा वो रहेगा 31 मार्च 2022 को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो लॉट है वो 3000 शेयर्स का, तो आपके पास मिनिमम 1,11,000 रुपये होने चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इससे कम आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो मिनिमम आपको 1,11,000 रुपये चाहिए। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं दोस्तों, इश्यू आने से पहले 57% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और इश्यू आने के बाद 42% की प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। दोस्तों मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि इनका जो ग्रोथ मुझे देखा कि वो बहुत ही इतना ग्रोथ नहीं दिखा था। जो भी ग्रोथ मुझे देखा वो लास्ट अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में ही दिखा है ग्रोथ। सेकंडली इनकी जो ग्रुप कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि वो लॉस में चल रही है। तो अगेन ये अगर ये ग्रुप कंपनी लॉस में चल रही तो फिर उस काम पे कहीं ना कहीं इनकी जो दूसरी जो ये कैश वाली कंपनी है उस पर भी आ सकता है इनडायरेक्टली। तो दोस्तों और मुझे वैल्यूएशन भी इसका जो है वो ओवर प्राइस लग रहा है। जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से इनका जो पी रेशो है वो भी मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। तो ये जो 3-4 रीज़न मैंने आपको बताया, इसीलिए मुझे इस आईपीओ में जो है अप्लाई करने का कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप नहीं करना चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई। बाकी आप अपना रिसर्च खुद कर लेना और उसके बाद ही आप जो डिसाइड करना कि आप क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।